हाँ तो जय हिंद, आप सभी का स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। हम इस वीडियो में देखने वाले श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी जो कि एक निबंध है, इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे। आप बोलोगे सर इसके ऑब्जेक्टिव और वो कहानी कहाँ सुनाया आपने, तो मेरे प्यारे बच्चे लिंक डिस्क्रिप्शन में, यदि आपने नहीं देखा है तो हमारी इसकी पूरी कहानी हमने एक वीडियो में बताया, एक है ना, और एक वीडियो में मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव बताया। ये हमारा तीसरा वीडियो है यानी कि पूरा सब्जेक्टिव का, ठीक है ना। तो आप लोग पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए, पूरा समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा मेरे बच्चे। चलो शुरू करते हैं। ऐसे तो मैंने पूरा आपको उस वीडियो में बताया है, फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ, ठीक है। आपने नहीं देखा तो यहाँ पर सभी थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखो ये संजय सर कटिहार बिहार, यानी कि मेरा ये परिचय है, मैं कटिहार के बिहार जिले से हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इस पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ था, महू में, मध्य प्रदेश के एक कौन से परिवार में, दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की थी। कहाँ से, अमेरिका और लंदन से प्राप्त की थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं हमारा, इनकी प्रमुख रचनाएं द कास्ट इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, द है ना अनटचेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हु आर शूद्रास इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म इंपॉर्टेंट है, बुद्धाज एंड हिज धम्मा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन ये भी ठीक है, ठीक है ना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हाँ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही इस निबंध को उठाया गया है। तो आप नेक्स्ट आगे पढ़ के देखिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। एग्जाम में पूछेगा कि उसके किस भाषण से लिया गया, तो आंसर क्या लिखिएगा बताइए मुझे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण, इसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। बहुत बार एग्जाम में आया है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है, आंसर क्या लिखिएगा, ललई सिंह यादव ने किया है। नेक्स्ट आता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन 1956 में दिल्ली में हुआ था। ये भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वाला भी कराया था। नेक्स्ट आता है इनके चिंतन व रचनात्मक के 3 प्रमुख व्यक्ति हैं, कौन कौन सा है, बुद्ध है, कबीर है और ज्योतिबा फुले। मैंने बताया था वीडियो में कि ये 3 उसके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव के बारे में आप अगर कहते हो तो लिंक नीचे लिखा गया है, वहाँ लिखा होगा इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव, और जाके आप पूरा ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं और कहानी भी मैंने समझाया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव जो आता है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। यदि आपने कहानी सुना है ना यदि आपने कहानी सुना है ना तो आप ऐसे बता दोगे कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। तो देखिए आंसर को, इसको अपने कोई पर नोट कीजिए। लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, यही लेखक के लिए विडंबना की बात है। पूरी कहानी मैंने सुनाया, जाकर के आप देख लें। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। हमने बताया था ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति प्रथा को अच्छा कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बुरा कहते हैं। जो लोग अच्छा कहते हैं उसी को कहते हैं हम लोग जातिवाद के पोषक। जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो हमने आपको वीडियो में अच्छे से बताया कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इतना ही आपको आंसर देना है कि जातिवाद के पोषक, है ना, जातिवाद के पोषक श्रम विभाजन के जैसा ही जाति का विभाजन ही मानते हैं, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कहना चाहते हैं। आप कहानी पर जाकर मेरी कहानी सुन लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा 100%। प्लीज़ 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 सब लोग पहले कहानी सुन लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 3। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है। जो लोग तर्क देते हैं कि जातिवाद अच्छा है, श्रम विभाजन अच्छा है, उसके ऊपर में लेखक क्या आपत्ति जताते हैं, ये देखिए। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है। देखो भाई, जाति प्रथा ठीक है, आप जाति प्रथा करो, लेकिन लोगों को मत बांटो, ठीक है ना। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का भी विभाजन
नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि आप जाति प्रथा ठीक है, आप काम को बांटो, लेकिन लोगों के बीच में ना ऊंच नीच का भाव पैदा मत करो कि ये काम करने वाला इंसान बहुत अच्छा है, ये काम करने वाला इंसान बुरा है, ये चीज़ भाव मत लाइए आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, ठीक है ना। जाति प्रथा जो हमारी भारतीय समाज में है वो श्रम विभाजन का, यानी कि जाति के आधार पर आप, श्रम का मतलब है कार्य, जाति के आधार पर कार्यों को बांटना सही क्यों नहीं कहा जा सकता। तो देखिए इसके आंसर में लेखक क्या कहते हैं। देखिए भारत की जाति प्रथा एक है ना कि एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है, समझ गए ना। अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करता बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। कहते हैं कि भारत की जो जाति प्रथा है ना वो केवल श्रमिकों को यानी लोगों को अस्वाभाविक रूप से नहीं बांटता। सर अस्वाभाविक नहीं समझे, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान का कोई काम में मन नहीं लगता है और वही काम आपको करने के लिए दे देगा। ध्यान दीजिए, आपके पिताजी मान के चलिए किसान थे, क्या थे, मान के चलिए आपके पिताजी क्या थे, किसान थे। अब आपको ज़बरदस्ती बोला जाता है कि आप भी खेती कीजिए और आपका मन करता है पढ़ाने में, तो क्या आपका ये जो काम का विभाजन हुआ खेती, क्या आपके स्वभाव के अनुसार हुआ? क्या आपको लगता है कि आपके स्वभाव के अनुसार हुआ? नहीं सर, ये मेरे स्वभाव के अनुसार नहीं हुआ। तो यही होता है भारत में, समझ गए ना। ये तो बाप करता है वही करना पड़ेगा, यानी श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करता बल्कि, और जब आप काम कर लीजिएगा, जब आप खेती कर लीजिएगा तो आदमी आपको बोले हो मूर्खा है, क्या बोलेगा, मूर्ख आदमी है, खेती करता है, छोटा पढ़ के डॉक्टर बनता, पढ़ के इंजीनियर बनता, ये क्या बन गया, किसान, ठीक है ना। तो पहले आपका काम बांटेगा और फिर आपको क्या करेगा, फिर आपकी बेइज्जती करेगा, खूब बेइज्जती करेगा। ये देखिए किसान है, दुनिया में कुछ नहीं करेगा, है ना। अच्छा से बियाह शादी भी नहीं होता है, होगा, है ना, किसानगिरी कीजिएगा तो। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी की एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। देखो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण है, बोले कैसे सर। देखिए जाति के अनुसार अगर आपको काम मिलेगा तो आप सोच सकते हैं ना, कुछ काम ऐसे हैं जो कि बहुत कम हैं लेकिन उसमें लोग ज़्यादा है। मान के चलिए हम बात करते हैं नाई जो बाल काटता है, मान के चलिए किसी गांव में 100 आदमी ठाकुर है, यानी कि नाई है जो कि बाल काटने वाला है, और उस गांव में ज़्यादा जनसंख्या ही नहीं है, तो आप सोच के देखिए क्या 100 आदमी भी, मतलब 100 के 100 आदमी बाले काटने का काम करेगा? आप सोच के देखिए, वो गांव में 200 आदमी है तो क्या सबका पेट भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। इसीलिए जाति प्रथा के आधार पर अगर आप काम बांटते हैं तो अधिकांश लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जैसे भारत में है बेरोजगार लोग हैं। देखिए क्या लिखा है कि प्रत्यक्ष है और प्रमुख कारण है। बढ़िए, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य चुनने को नहीं देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो, है ना। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन गया है। देखिए आप अगर पूर्वजे का काम चुनिएगा, वही काम चुनिएगा जो आपके पिताजी किए हैं, तो काम तो उतना मिलेगा नहीं, और काम जब मिलेगा नहीं तो आप बेरोजगार हो जाइएगा। अरे जाति प्रथा का कारण है, खाली बाभन ही पूजा करेगा। क्यों? अगर पढ़ के पंडित बन जाते हैं, आपका ज्ञान ज़्यादा होता है, क्या आप पूजा नहीं कर सकते? क्या हम पूजा नहीं कर सकते? नहीं, तो ब्राह्मण पूजा करेगा सर जी, ना ये बाल काटेगा सर जी, को है ना, कुम्हारे मिट्टी का बर्तन बनाएगा, ये सब नियम है सर जी, है ना। तो जाओ भाई साहब बेरोजगार रहो, क्या दिक्कत है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? देखिए लेखक के अनुसार आज गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है? तो भाई साहब लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता। भैया हो गरीबी जो है ना, गरीबी है, उत्पीड़न है, इससे भी बड़का समस्या है जाति प्रथा। जाति प्रथा हम लोग को बढ़िया कामें चुनने नहीं देता है। वही काम कीजिए जो आपका पिता। सोचो मेरे पिताजी मजदूर थे, एकदम सही बता रहे हैं हम आपको, मेरे पिताजी क्या थे? मजदूर थे, और मैं भी शिक्षक हूँ। अगर सोचो अगर ऐसा मेंटलिटी रहता कि मजदूर का बेटा शिक्षक नहीं बन सकता है, तो मैं भी क्या करता बताओ? मैं भी किसी के यहाँ पर मजदूरी करता। जब मैं मजदूरी करता मेरे बच्चे, तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाता, तो आप फिर आगे सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक
प्रथा का रूप दिखाया है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया? अरे ढेरी ना, हर पहलू से जाति प्रथा हानिकारक है। बोलो कितना पहलू से? ढेरी पहलू से। पहला पहलू आर्थिक पहलू, यानी जाति प्रथा के अनुसार अगर आप चलिएगा तो आप पैसा कम कमाइएगा, ठीक है ना। पहला है आर्थिक पहलू। दूसरा है रचनात्मक, समाज में आपका रहने का ढंग अलग अलग होगा। तीसरा देखिए हम हंसी वाला बताते हैं, तीसरा एक हंसी वाला बताते हैं कि आपका बियाह शादी भी नहीं होगा, यानी कि शादी विवाह भी नहीं होगा। अगर जाति के अनुसार कीजिएगा तो आपका शादी विवाह भी नहीं होगा। देखो धर्म की बात सही है यार, धर्म के अनुसार आप बांट लो, हिंदू मुस्लिम में नहीं होता विवाह, लेकिन हिंदू में भी जाति होता है। ये जात के लोग उसमें विवाह नहीं कर सकते, उसके लोग उसमें नहीं कर सकते। यार जाति प्रथा तो बुरा है ही। देखो इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। कहानी सुन लीजिए, ये सब खटखट दिमाग में घुसेगा। पहले कहानी सुनिए। सर कहाँ सुनेंगे? अरे लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन में जाओ ना, लिंक है, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके देखो, हमने लिंक दिया, जाके पूरा देख लीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सर क्या अभी जो हमारे देश में है लोकतंत्र सच्चा नहीं है? हाँ भाई लोकतंत्र तो है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सच्चा लोकतंत्र कैसा होगा? लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच में दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा होना चाहिए। अभी लोकतंत्र का चुनाव होता ना, ध्यान दो। अभी जैसे हमारे यहाँ पर पता है अभी चुनाव होने वाला है। कौन सा चुनाव बताओ तो? पंचायत चुनाव। अरे एकदम मार काट, एकदम गर्दा होगा, दारू शराब ये वो मार पीट सब होगा, समझ गए ना। तो इसमें भाईचारा कहाँ है बे? यहाँ तो सत्ता के लिए मार हो रहा है। यहाँ किसके लिए? सत्ता के लिए मार हो रहा है। हम मुखिया बनेंगे, हम सरपंच बनेंगे, हमारा भैया मुखिया, हमारा बहन सरपंच, ये चीज के लिए मार हो रहा है। क्या यहाँ पर लोगों के बीच दूध और पानी का मिश्रण है? नहीं है। एग्जाम में पूछेगा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना? एकदम आँख कान के है ना, आँख कान मूंद के आंसर लिखेगा। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना है कि यहाँ के लोगों के बीच में दूध पानी के जैसे भाईचारा होने चाहिए, तभी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, नहीं तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। बोलिए कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? अध्याय कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इससे पहले मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है। गुरुजी कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। दूसरा सर जी मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ाया है, फिर ये सब्जेक्ट यानी ये चैप्टर, पहला नंबर चैप्टर कंप्लीट। अगर इससे ऑब्जेक्टिव आया, सब्जेक्टिव आया, कुछ भी आया, आप मेरा प्यारे बच्चा नहीं छोड़ पाओगे, आप नहीं छोड़ पाओगे, मेरी पूरी गारंटी है। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे, दूसरे पार्ट में विष के दांत क्या पढ़ेंगे सर जी? विष के दांत पढ़ेंगे। कुछ दिन बाद मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लिंक पर क्लिक कीजिए, पूरा चैप्टर मिलेगा। इससे पहले मैंने पूरा वर्णिका पढ़ा दिया, दहीवाली मंगम्मा से लेकर के सीता तक, धरती कब तक घूमेगी, ये सब मैंने सारा पढ़ा दिया है। तो आपको उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपका मन खुश हुआ। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। शाबाश मेरे प्यारे भाई।